भी है। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च इज द शेयर्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, बिलीफ एंड लैंग्वेज। अब जो आप ग्रुप एक शेयर कर रहे हैं, ग्रुप जो शेयरिंग ग्रुप आपने लिया है, जो कल्चर शेयरिंग ग्रुप है, या कोई कमेटी भी अगर आपने कोई फोकस इस पर किया है, तो अब वहां पर जो चीजें आपस में शेयर हो रही हैं वो किस तरह की चीजों को आप देखेंगे। उसमें आप देखेंगे बिहेवियर किस तरह के हैं। बिहेवियर बेसिकली यू कैन डिफाइन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एक्शंस। एक्शन किस तरह लिए जाते हैं। अगर कोई कमेटी भी आपकी है, या सपोज अगर हम अपनी इंज़िबात की टीम को लें और उस पर फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ एक्शन आर बीइंग टेकन बाय द टीम मेंबर्स ऑफ इंज़िबात। तो वो किस तरह एक्ट करते हैं, किस तरह काम को कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये चीजें भी आप उसमें एनालाइज करते हैं और उसको डिस्क्राइब भी करते हैं। फिर इसके अलावा बिलीव्स हैं कि किस तरह वो उसके किसी भी चीज के हवाले से वो सोचते हैं या वो परसीव किस तरह करते हैं डिफरेंट चीजों को। कि जैसे अगर आप डिपार्टमेंट में बीइंग द मेंबर ऑफ इंज़िबात, अगर आप डिपार्टमेंट लेवल पर कोई मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं और किस तरीके से आप उसको डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं, तो जो भी टास्क आपको दिए हैं या जो हमारे एक वो रूल्स रेगुलेशंस हमने अपनी टीम इसके बनाए हुए हैं सोसाइटी के, उनके हवाले से किस तरह सोचते हैं, काम के हवाले से किस तरह सोचते हैं, आपस में किस तरीके से किस बिलीफ के साथ काम करते हैं, परसेप्शन क्या है। जब आप एक ग्रुप के पार्ट हैं तो आप किस तरह आपके बिलीव्स वहां वर्क करते हैं, आप किस तरह चीजों को परसीव करते हैं, कैसे सोचते हैं, तो वो आप देखते हैं। तो एथनोग्राफर बेसिकली उस स्पेसिफिक कल्चर में, ग्रुप में या कोई कमेटी कुछ भी है, तो वो किस तरह के एक्शन लेती है उसको भी देखा जाता है, उसके डिसीजंस, इन सब चीजों को देखा जाता है। उसके साथ फिर उनके बिलीव्स को भी देखा जाता है कि वो किसी भी इशू के हवाले से वो परसीव कैसे करते हैं, उसको देखते कैसे हैं, उसके बारे में सोचते कैसे हैं। फिर लैंग्वेज आ जाती है। तो लैंग्वेज में जैसे मैंने पहले भी कहा कि लैंग्वेज में किस तरीके से कि हाउ टू द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप और कल्चर टॉक टू ईच अदर, किस तरह का उनका कम्युनिकेटिव स्टाइल है, वो किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, किस तरह के क्यूज को वो करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को वो किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो वो एक दूसरे से डेली लाइफ में या डेली मैटर्स पर इन व्हाट वे डू दे टॉक टू ईच अदर। तो इनको भी अब आपने स्टडी करना होता है एथनोग्राफर के तौर पे। फिर इसमें एक चीज आ जाती है फील्ड वर्क। तो ज़ाहिर है आप रिसर्चर हैं और एथनोग्राफर हैं, देन यू हैव टू विजिट द साइट वेयर योर पार्टिसिपेंट्स आर लिविंग और वर्किंग। तो वहां पर वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा और वहां पर उनके साथ आपको कुछ टाइम स्पेंड करना है। इफ यू हैव टू इन डेप्थ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द देयर कल्चर और उनके जो शेयर्ड पैटर्न्स हैं, उनकी लैंग्वेज और उनकी कम्युनिकेटिव स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल, उनके बिलीव्स और उनके रिचुअल्स, जो भी आपने स्टडी करना है, तो उसके लिए जरूरी है यू नीड टू ऑब्जर्व द पार्टिसिपेंट ऑन द साइट वेयर दे आर वर्किंग और लिविंग। तो अगर आप एक कमेटी काम कर रही है, तो जब तक आप कमेटी जाएंगे नहीं उस जगह पर और वहां टाइम स्पेंड नहीं करेंगे कमेटी के मेंबर्स के साथ और आप नहीं देखेंगे कि वो उस जगह पर वो काम कैसे कर रहे हैं, तो इट्स विल नॉट बी पॉसिबल टू यू टू एनालाइज और डिस्क्राइब समथिंग अबाउट दैट कमेटी। तो आपको वो वहां जाना पड़ेगा और फील्ड वर्क करना पड़ेगा। और फील्ड वर्क में बेसिकली दैट इन्वॉल्व्स डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन यही तो है कि आप वहां जाते हैं और देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब आप पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इन नेचुरल सेटिंग, तो बेसिकली यू आर नोटिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग। तो वहां पे ये तो नहीं कर रहे होते कि सिर्फ आपने ऑब्जर्व ही करना है, बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग और मेंटेनिंग योर फील्ड नोट्स। तो वो जो फील्ड नोट्स होते हैं या आपको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या आपने कुछ भी डिवाइसेस यूज की हैं, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, यू आर कलेक्टिंग द डाटा। जब आप डाटा कलेक्शन करते हैं तो उसमें 3 तरह की चीजें आ जाती हैं। एक होता है एमिक डाटा। एमिक डाटा क्या होता है, इट रेफर्स टू फर्स्ट ऑर्डर डाटा। फर्स्ट ऑर्डर डाटा में बेसिकली वट एवर यू आर डिस्क्राइबिंग दैट इज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। पार्टिसिपेंट्स का अपना एक्सप्रेशन क्या है, वो किसी चीज के हवाले से सोचते कैसे हैं, वो डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं चीजों को,
वो सारी आपने उनकी लैंग्वेज में और जो कुछ वो फील कर रहे हैं, जो कुछ वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यू हैव टू डिस्क्राइब इन देयर लैंग्वेज। तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर डाटा होगा। फिर आपका एक और सेकंड ऑर्डर डाटा आता है एथिक डाटा। तो ये होता है कि जो लैंग्वेज जो है दैट इज स्पोकन बाय द साइंटिस्ट और रिसर्चर। तो अब यहाँ पर आप बीइंग अ रिसर्चर, बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट, आप उस डाटा को अपने वे में उसको फर्दर जो है वो उसको डिस्क्राइब करेंगे और चीजों को प्रेजेंट करेंगे। फिर एक थर्ड जो डाटा आता है वो होता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन से आपको खुद समझ में आ जाएगा, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दो लोग जो हैं जिस पर एग्री कर जाते हैं कि ओके ठीक है वी हैव टू प्रेजेंट दैट, तो वहां पर फिर रिसर्चर और पार्टिसिपेंट दोनों एक पॉइंट पर एग्री करेंगे कि ओके हमने वी हैव टू डिस्क्राइब आवर बिलीव्स, वी हैव टू डिस्क्राइब आवर पैटर्न इन दैट वे। और उसमें रिसर्चर पार्टिसिपेंट ये इनके दरमियान एग्रीमेंट इस तरह का होता है कि वहां पर किसी की सेल्फ स्टीम भी हर्ट ना हो। वहां पर स्पेशली ये ख्याल जरूर रखा जाता है कि पार्टिसिपेंट्स की भी अपनी उनकी एक रिस्पेक्ट है, वो जिस साइट पर हैं वहां भी उनकी एक रिस्पेक्ट है। कि जैसे सपोज अगर आप प्रोस्टिट्यूट्स पे करते हैं स्टडी, तो आप उस जगह जाते हैं कि वेयर प्रोस्टिट्यूशन इज वर्किंग। अगर आप उस जगह जाते हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स जो है वो रहती हैं और वो काम कर रही हैं, जहाँ सेक्स वर्कर हैं, तो आपको उस साइट को एक रिस्पेक्ट देनी होगी। अगर आप नहीं दे सकते या आप उन लोगों को रिसर्च करते वक्त उनको वो इम्पोर्टेंस, उनकी फीलिंग्स को नहीं दे सकते, उनके बिलीव्स को नहीं दे सकते, तो इससे बेहतर है कि यू शुडंट इंडल्ज इन एथनोग्राफी रिसर्च। तो इसी तरह अगर आप जो खाना बदोश हैं उनको स्टडी करने के लिए निकलते हैं और आपने पार्टिसिपेंट के साथ नेगोशिएट किया और आप वो डाटा जो है उसको आपने डिसाइड किया कि ये प्रोसीजर जो है वो साइट पर यूज होगा फॉर डाटा कलेक्शन, फॉर ऑब्जर्विंग द पार्टिसिपेंट्स, तो फिर आपको ये देखना होगा। लेकिन अगर आप ये काम करें कि जो है वो पार्टिसिपेंट जो है आपके हर्ट हो, तो ये रिसर्च में जो है वो एथिकली अलाउ नहीं होता। तो आप इस तीन तरीके से डाटा कलेक्शन के वक्त इन तीन तरह के ऑर्डर्स का और वो जो कॉन्सेप्ट आप प्रेजेंट करेंगे, आप इन तीन डिफरेंट तरीकों से उसका ख्याल रखेंगे एज ए गुड रिसर्चर। अब जब आप डाटा कलेक्शन करते हैं तो साथ में वैरायटी के मेथड्स यूज करते हैं। आप ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू करते हैं, और इसके अलावा आप टेस्ट भी कोई यूज कर सकते हो, कोई क्वेश्चनर भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले। और अगर आप कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अलाउ होती है, बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। अगर आपके पार्टिसिपेंट्स ने आपको अलाउ किया है, यू मेक द वीडियो ऑफ योर पार्टिसिपेंट्स व्हाइल ऑब्जर्विंग देम, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टिसिपेंट आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप कोई ऑडियो या वीडियो बनाएं, कोई कैप्चर करें कि वॉट एवर दे आर, हाउ दे आर बिहेविंग एट देयर साइट, तो उस सिचुएशन में फिर आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को नहीं करेंगे। आप डिफरेंट और मेथड्स भी हैं जिनके जरिए आप कर सकते हैं कि जो एथनोग्राफर रिसर्चर जो है उसको यूज करके डाटा कलेक्ट कर सकता है। फिर एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है डिस्क्रिप्शन, थीम एंड इंटरप्रिटेशन। अब डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, बेसिकली यू हैव टू प्रोवाइड द डे टू डे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक ग्रुप और कल्चर। अब उसमें आपको पूरा उसको डिटेल बतानी होती है और उसमें कोई भी चीज, कोई भी एम्बिग्युइटी इसमें नहीं होनी चाहिए और हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग अबाउट अ ग्रुप, तो आपको यू हैव टू प्रेजेंट द ट्रू डाटा, ट्रू इंफॉर्मेशन फॉर योर रीडर्स, फॉर योर ऑडियंस। अब आपको वहां पर उसके हवाले से आपको कोई ऐसी चीज को डिस्क्राइब नहीं करना होता कि जो क्लियर ना हो। उसमें अगर आप बिलीव्स भी लिख रहे हैं तो आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरह के बिलीव्स हैं जो इस कल्चर में, ग्रुप में हैं, और किस तरह वो बिलीव जो है वो इंडोर्स किए जाते हैं। अगर वो एक कम्युनिकेशन उनका एक पैटर्न है तो किस तरह का है, क्या है, किस लिए है। तो डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपने कोई एनालिसिस नहीं देना होता, आपने उसकी कोई मीनिंग नहीं खुद से देनी होती। वट एवर यू हैव ऑब्जर्व्ड, वट एवर यू हैव नोटेड ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन, यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट दैट, ठीक है, और इन द साइंटिफिक वे। तो वहां पर आपको ये भी ख्याल रखना होता है कि आपने एडजेक्टिव्स कैसे यूज किए हैं, आपने नाउन्स कौन से यूज किए हैं, आपने वर्ड्स को कैसे यूज किया है, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू डिस्क्राइब समथिंग अबाउट अ पर्सन इन और अ ग्रुप।
तो कोई भी ऐसे वर्ड्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के वक्त यूज नहीं करने चाहिए कि जो पार्टिसिपेंट्स को हर्ट करें। आप देखें कि कोशिश आप यही करते हैं, यू हैव टू अवॉइड सेक्सी लैंग्वेज, यू हैव टू अवॉइड इमोशन लैडन वर्ड्स, के जो ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो किसी को इमोशंस को जो है वो बहुत पीक पे ले जा सकते हैं, या किसी को गुस्सा दिला सकते हैं, या किसी की सेल्फ स्टीम को हर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के एडजेक्टिव कभी भी आप जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन में उसको नहीं करेंगे। आप एक रिस्पॉन्सिबल एथनोग्राफर की हैसियत से यू विल डिस्क्राइब और यू विल राइट अबाउट द ग्रुप यू हैव स्टडीड। तो उसको पूरा उसके उनके पैटर्न्स हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, आपके नजदीक अगर उनका कोई पैटर्न जो है वो गलत भी है, तो बेसिकली यू आर नॉट देयर टू जज समथिंग। आपने उसको इस तरह प्रेजेंट करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है कि आपको लगे कि आपने एक अनबाइज्ड होकर आपने प्रॉपर उसको डिस्क्राइब किया है। फिर इसमें थीम्स आ जाते हैं। तो वही बात है कि जब हमने शुरू में डिस्कस किया कि आप जब किसी ग्रुप को स्टडी करने जा रहे हैं, किसी कल्चर को, किसी कम्युनिटी को, तो जाहिर इस बात है आपने उस वक्त एक थीम लेकर आप चले हैं। अब आपने जब डाटा कलेक्ट किया है तो वहां से भी आपको कुछ थीम्स जो है, कुछ नहीं बल्कि बहुत से थीम्स आपको उससे मिलते हैं, जो आपकी नोट्स हैं, जो आपके फील्ड नोट्स हैं, आपने जो ऑब्जर्व किया, आपने जो रिकॉर्ड किया, आपने जो पार्टिसिपेंट के उनकी ओपिनियन ली या उनके परसेप्शन को देखा, उनके व्यूज से भी चीजें आपने नोट की। डायनामिक डाटा में आप उनके लैंग्वेज को बेस बनाकर उनको लेकर आप लेके चल रहे हैं। तो आपने जो कुछ भी किया वहां उससे आपको थीम्स लेने पड़ते हैं, मेन थीम्स निकालने पड़ते हैं, इमर्जिंग थीम्स हैं, कनेक्टिंग थीम्स हैं। फिर आप उनमें एक लिंक बनाते हैं और फिर आप उसको लेकर चलते हैं उन थीम्स को। तो चीजें बहुत आपके पास समझ लेके फैली हुई होती हैं, तो आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसको समराइज करना होता है। तो थीम्स जब आप निकालते हैं तो आपका डाटा आते 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 आपको एक जो है वो पता चल जाता है कि ये अब आपका जो है वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। यहीं से फिर आप इंटरप्रिटेशन की साइड पे जाते हैं। जब आप जो है वो जो भी आपने थीम्स कलेक्ट डिस्क्राइब किया, थीम्स आपने एक्सट्रैक्ट किए और जो भी आपने उससे से जो इसको मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स और सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को आपने निकाला, तो आपने अब उनकी बेसिस पर यू हैव टू ड्रॉ योर कंक्लूजन एंड दैट कंक्लूजन विल बी योर ओन कंक्लूजन। कि आपने उससे इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में यही है कि आप चीजों को जब इंटरप्रेट करेंगे तो आप उसको एनालाइज करते हुए उसकी जब इंटरप्रिटेशन देंगे तो बेसिकली आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप एक नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं ना, आप अपनी एक ओपिनियन देना चाहते हैं कि हाँ आपने ये स्टडी किया, इस ग्रुप के हवाले से आपका कंक्लूजन ये है। तो कंक्लूजन के बगैर तो वैसे भी कोई स्टडी जो होती है दैट इज इनकम्प्लीट स्टडी। तो आप देखिए जिस तरह क्वांटिटेटिव स्टडी में भी आप जो डाटा लेते हैं उसको क्वांटिटेटिव उसका एनालिसिस करते हैं, तो भी एट द एंड you draw or you give conclusion based on the findings you have obtained during your study। तो इसमें भी आपके पास जो themes हैं, जो description है, themes है, उनको देखते हुए उसको analyze करते हुए फिर आप उसकी interpretation करते हैं और at the end आप जो है वो conclusion draw करेंगे। लेकिन conclusion draw करते वक्त भी ये देखना बहुत जरूरी है कि आप इस तरह की कोई चीज नहीं करते हैं जो problematic हो या किसी के emotions को hurt करे। तो आप हमेशा एक अच्छे रिसर्चर, एक रिस्पॉन्सिबल रिसर्चर होते हुए चीजों को बहुत अनबाइस्ड तरीके से कर चलते हैं और वो आपकी अपनी साइंटिफिक जो आपकी ऑडियंस है उसके लिए आप उसको बहुत एक इंफॉर्मेटिव, आपका जो है वो पूरी स्टडी जो है इंफॉर्मेटिव होती है और उनके नॉलेज में आपका पर्पज यही होना चाहिए कि आपने साइंटिफिक ऑडियंस जो है आपकी उनके लिए, दूसरे रिसर्चर्स के लिए और जो है उनको किस तरह आपने वैल्यूएबल बनाना है और किस तरह आपने अपनी इस रिसर्च को बेनिफिशियल बनाना है। फिर कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग है। जब आप एक ग्रुप के कल्चर, किसी कम्युनिटी के हवाले से आप जब डिस्क्राइब करेंगे, थीम्स पर फोकस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, तो आपने उसके एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में और सेटिंग में आपने तमाम चीजों को प्रेजेंट करना है।
आप इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को जनरल उसमें बात करते हुए या मीडिया पे बात करते हुए कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती है उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं बताया जाता, लेकिन जो एक जुमला बोला जाता है उसको फौरन से बताया जाता है कि इस पर्सन ने ये जुमला कहा, ये स्टेटमेंट दी है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि वो कौन सी सिचुएशन थी, वो सिनेरियो नहीं बताएंगे, वो कौन सी सेटिंग या कॉन्टेक्स्ट है जिसमें उस पर्सन ने ये बात की है, क्योंकि अगर वो बताएं तो इससे लोगों को चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन आप एक रिसर्चर हैं, तो रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वॉट एवर ही इज डिस्क्राइबिंग, interpreting or analyzing about a group or a culture, so he must be present each and everything in the specific context or the setting in which he or she has studied that particular group. तो अगर आपने एक जगह पर साइट पर जाकर आपने और एक स्पेसिफिक आपने उसको कल्चरल शेयरिंग ग्रुप को फ्रेम किया, चाहे आपने नैरोली किया या ब्रॉडली किया, वट एवर, लेकिन आपने जिस सेटिंग में उसको ऑब्जर्व किया है उस ग्रुप को और जिस तरह के एनवायरनमेंट में उनको ऑब्जर्व किया है, वहां पर वो जैसा बिहेव कर रहे हैं, जैसे वो बिलीफ रिपोर्ट कर रहे हैं, जो उनका पैटर्न है, जो कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, यू हैव टू प्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट ऑन दैट सेटिंग। तो आप उससे हट के उस तरह बात नहीं कर सकते कि जैसे सपोज अगर मैं अपने ऑफिस में होंगी तो ज़ाहिर जो मेरी कम्युनिकेशन स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी, लेकिन जब मैं क्लासरूम में होंगी तो जाहिर मैं वहां पर जो कुछ भी कहूंगी दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लासरूम। तो क्लासरूम सेटिंग और ऑफिस सेटिंग तो डिफरेंट होती है। तो इसी तरीके से आप रिसर्चर हैं तो एक अच्छे रिसर्चर के तौर पर आप जो भी प्रेजेंट करेंगे उसको एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे, सेटिंग में कहेंगे। अब वो एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, उसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका फिजिकल स्ट्रक्चर भी आ जाता है। जैसे सपोज अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स को जो है वो स्कूल में जाकर कहीं आप एथनोग्राफी रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पर स्कूल का फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका एनवायरनमेंट, वहां पर किस तरह बिल्डिंग कैसी है, वहां पर फिजिकल जो फैसिलिटीज हैं, पानी की सहूलत है, लाइट की सहूलत है, किस तरह का फर्नीचर वहां पर है, ये सारी चीजें भी आप देखेंगे। इसी तरीके से उसमें आप देखें कि वहां पर हिस्ट्री को भी आप एक अलग हिस्ट्री होती है कि जैसे आपने एक ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं तो उनकी हिस्ट्री किस तरह रही, क्या क्या चीजें हिस्टोरिकली कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जिन्होंने उनके प्रेजेंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया होगा। तो उस चीज को भी आपने फोकस रखना होता है कि अगर सपोज एक पर्सन है वो अगर बिहेव कर रहा है तो आपको वहां देखना होता है ना कि क्योंकि दैट पर्सन इज बिहेविंग, इज ऑब्जर्विंग someone else in the family in that way। तो उसने जो है पिछले 5 साल से यही सब करता देख रहा है तो उसने उसी चीज को इनकॉर्पोरेट अपने अंदर किया। तो आप जो भी बताएंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे। इसी तरह कुछ सोशल कंडीशंस होती हैं, वहां पर एक इशू किस तरीके से रेज होता है, एक इशू डेवलप कैसे होता है, इस इशू को किस तरह बढ़ाया गया, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कितना काम हुआ, ये भी आप सारी चीजें देख रहे हो। इस कॉन्टेक्स्ट को भी आप देखेंगे। इसी तरह इकोनॉमी है, इकोनॉमी में किस तरीके से वो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, किस तरह की उन्होंने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखी हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं, किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में मौजूद है, उस कल्चर के पास मौजूद हैं। तो आप जो भी डिस्क्राइब करेंगे उनके बिहेवियर्स, उनके बिलीव्स, कुछ भी, तो आप उनको उस कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ करेंगे ताकि आप एक जस्टिफाई कर सकें कि वो जो कल्चर है, वो ग्रुप है या वो जो कमेटी या वो जो एक जहां पर लोग हैं वर्क कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो आप उस किस किस कंडीशन में, किस किस सेटिंग में वो इस तरह करते हैं। तो सपोज अगर ग्रुप का एक मेंबर आपने ऑब्जर्व किया कि वो उस पर्सन जो है ही और शी इज शाउटिंग एट दैट टाइम, तो उसने अगर शाउट भी किया तो उसने वो शाउट जो है वो किस उसमें किया है, कॉन्टेक्स्ट में, किस सेटिंग में उसने किया है और उस वक्त क्या कंडीशन थी, क्या सूरत हाल ऐसी थी, कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से वो शाउट कर रहा है। तो आप जो भी बिहेवियर, जो भी इसके बिलीव्स, कुछ भी आप डिस्क्राइब करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, आपने उसके एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में और सेटिंग में उसको करना होता है, उसको रिलेट करना होता है। फिर जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज रिसर्चर रिफ्लेक्सिविटी। अब रिसर्चर रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है कि एक अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो बीइंग अ रिसर्चर यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट
to your participant and the site you are observing or spending time to observe your participants, कि आपकी उस जगह पर आप मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा तो पहले भी बताया कि खाना बदोश अगर आप हैं, वहां जाते हैं, खाना बदोश को स्टडी करते हैं, तो आप उस साइट का भी एहतराम आप करेंगे। अब आप उस जगह पे जाकर अगर आपको गंदगी भी नजर आती है तो आप मुंह तो नहीं चढ़ाएंगे, वरना आप एक अच्छे रिसर्चर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। एक रिसर्चर की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो नजर आती हैं, और जो उसका एक अपना एक एटीट्यूड होता है, एक साइंटिस्ट का, एक रिसर्चर का। तो आप वहां जाएंगे, पार्टिसिपेंट को जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं आप उसको करेंगे। इसी तरह देखिए कि अगर आप प्रोस्टिट्यूट पर स्टडी कर रहे हैं तो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू प्रोस्टिट्यूट इवन यू कंसीडर इट्स द इलीगल एक्ट, और आप इसको बेशक हराम भी समझते हैं, जो भी समझते हैं व्हाटएवर बेसिक, तो आपने रिस्पेक्ट तो देनी है उन्हें। और उस जगह पर जाकर अगर आप चाहते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व ही ना हो, आप वो ना करें रिसर्च अगर आपको नहीं कंफर्टेबल आप फील करते हैं। लेकिन अगर आप इंडल्ज हैं काम में तो फिर आपको तमाम चीजों को एक्सेप्ट करना होता है। फिर आपको यू हैव टू विजिट द साइट अगेन एंड अगेन मोर देन वन टाइम। ये कोई क्रॉस सेक्शनल स्टडी तो आप नहीं कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव स्टडी के जहां पर एक दफा आपने यू होल्ड अ मीटिंग विद योर पार्टिसिपेंट ओनली वंस और आपने फौरन से उसका डाटा ले लिया और एक दफा लिया। लेकिन यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्चेस में यही होता है कि यू हैव टू सी योर पार्टिसिपेंट्स मोर देन वन टाइम। तो आपने उनका इंटरव्यू लेना, उनसे ऑब्जर्व करना, उनके एक्शंस को देखना, या डिफरेंट, अब जब आप उनके स्पेसिफिक ग्रुप को, उनके कल्चर को, पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं तो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम। तो जो टाइम आप बहुत ज्यादा वहां स्पेंड भी कर रहे हैं तो वहां भी आपको पार्टिसिपेंट से इन चीजों को नेगोशिएट करना है, उनसे डिस्कस करना है। और ये नहीं कर सकते कि जब आपका दिल किया मुंह उठा के चले गए वहां पर रिसर्च करने, ऐसा भी नहीं होता। आपको उनके साथ उनकी कंसेंट भी लेनी होती है, और ये तो आपको पहले भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो उसके बगैर रिसर्च जो है वो आप इनिशिएट ही नहीं कर सकते। तो आप उन पार्टिसिपेंट से जो है वो उनकी कंसेंट भी आपको चाहिए कि सुटेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी ना, कि आप किस टाइम जो चीज आपको सूट करती है, जो उनको करती है, तो उस पर आप नेगोशिएट कर लें उनसे। तो अच्छा रिसर्चर वही होता है कि जो भी उसको लग रहा है कि यहाँ पर वी नीड टू डिस्कस दिस पॉइंट विद ईच अदर, तो वहां पर रिसर्चर को चाहिए कि वो उसको उनके नॉलेज में लेकर आए कि कौन सा टाइम आपको सूट करता है, कौन सा उन्हें करता है। ऐसा ना हो कि उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही हो। तो आपको साइट पर हर तरह से रिस्पेक्ट में, उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ 1 घंटे के लिए गए, आपने कहा मैंने तो वहां किसी को कुछ भी नहीं कहा और मैंने तो ना किसी के इमोशंस को हर्ट किया। लेकिन सपोज अगर आप यू विजिट दैट प्लेस एट 2 PM और 2 PM पर यूजुअली योर पार्टिसिपेंट टेक रेस्ट, और वो जो है वो आराम करना चाहते हैं और वो उस वक्त लेटे हुए होते हैं, और तो आप वहां चले गए तो वो आपने बेसिकली कोई हार्श वर्ड तो यूज नहीं किया, पर योर एटीट्यूड इज हर्टिंग योर पार्टिसिपेंट्स। तो वहां पे आपने जो टाइम स्पेंड करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये आपने इन चीजों का ख्याल रखते हुए साइट पर जाकर अपने नेचुरल सेटिंग में अपने पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करना है और नो फील्ड नोट्स मेंटेन करने हैं, ताकि आप उसको बाद में डाटा को एनालाइज कर सकें।